हेलो डियर, आपका ट्रिग्नोमेट्री की अगली वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी फ्रीक्वेंट हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंटली अपने एग्ज़ाम के अंदर दिखते हैं। और मैं इस तरीके से करवाऊंगा, हमेशा की तरह इस तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा कि कंप्लीटनेस फील हो, चीज़ें रटनी ना पड़े हैं, आपको आसान लगें, ठीक है, और आपको मज़ा आए, इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पेन नोटबुक सब कुछ ले आओ, आराम से खुश होकर बैठो। उम्मीद है कि मैथ्स को बिना बर्डन आप कर पा रहे होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मज़ेदार लग रहा होगा, मज़े आ रहे होंगे और इम्प्रूवमेंट हो रही होगी। ठीक है, दो स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। नंबर वन, एक तो अपना जो सिलेबस है, मतलब दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो जो अपना सिलेबस है वो रिलेवेंट हो, उसका बार बार रिवीजन हो, वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए, इस तरीके से किया जाए कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रटनी ना पड़े, हमें चीज़ें समझ में आ जाए। तो सिलेबस करने में भी कई चीज़ें होगी, रिलेवेंट हो, ऐसे मैंने कई चीज़ें बता दी। तो एक तो ये चीज़ होगी मोटी मोटी, और दूसरा क्या है, उस सिलेबस को करके उसको जब आप रिवाइज करते रहेंगे, उसके बाद जब आप मॉक्स देंगे तो उनको एनालाइज करना है। सिलेबस तो हमने कर लिया, अब ये नहीं है कि उस सिलेबस को बार बार, देखो दो तरीके हैं, तो गधे वाला तरीका है, इस सिलेबस को बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, तो कभी ना कभी तो मॉक्स में मार्क्स बढ़ ही जाएंगे। तो क्या मैं आपको रिवीजन के लिए मना कर रहा हूँ? नहीं, ये चीज़ मैं आपको 1-2 मिनट लेकर डिटेल में बताता हूँ। देखो, सिलेबस में सबसे पहले क्या बात है कि भैया रिलेवेंट हो, ठीक है, और जो मेथड्स हैं वो एफिशिएंट हो। ऐसे ना हो कि फालतू की चीज़ें रटनी पड़ रही हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं, इंटरेस्टिंग हमें लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद सिलेबस का रिवीजन हो। अब इसके बाद दो चीज़ें हैं, सिलेबस अपना हो गया, मॉक्स हमने दे दिए, मॉक्स में मार्क्स हर एक बंदे के कम आएंगे। अगर आप पहला मॉक कोई बंदा देगा सिलेबस करने के बाद, पूरा करने के बाद भी कम आएंगे। क्यों? ये है नॉलेज लेना, उसके बाद ये है उसको यूज़ करना, ठीक है। एक तो है हमने अच्छे से सारे मूव्स अपने सीख लिए, उसके बाद अब सामने ओपोनेंट आएगा तो मुक्के तो लगेंगे ही, लातें तो लगेंगी ही, समझ रहे हो। मान लो मार्शल आर्ट कर रहे हो तो सामने से ये थोड़ी आप सब कुछ सीख कर आ गए तो आपको तो एक भी लात नहीं पड़ेगी। क्यों भाई? वो भी तो इंसान है बंदा, वो भी प्रैक्टिस करके आया है। अनटिल एंड अनलेस एक छोटे बच्चे के साथ आप लड़ने लग जाओ, ठीक है। तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो भाई पढ़कर आए हैं, ये हम मान लेते हैं, ठीक है, कंपटीशन उन्हीं से है। तो हम मॉक देंगे तो स्टार्टिंग में जितनी हमें नॉलेज है उसके कंपैरिजन में कम मार्क्स आते ही हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम सिलेबस का रिवीजन बार बार करते रहेंगे, रिवीजन करेंगे तो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होएंगी, चीज़ें हमें ज़्यादा याद होएंगी, चीज़ें हमें ज़्यादा स्ट्राइक होएंगी। लेकिन हम सिर्फ इस बेस पर नहीं चलेंगे, अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे। एग्जैक्टली हमारे कहाँ पर मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो मार्क्स आ रहे हैं, एक मार्क्स नहीं आ रहे। जहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं वहाँ पर ये देखेंगे कि कहीं हमने तुक्का तो नहीं मारा, तुक्के से नंबर ले लिए, तो वो तो पेपर में क्या पता आए या ना आए, पेपर में उसको मैं ठीक करूँ या गलत करूँ, अगर मैंने यहाँ पर तुक्का मार के नंबर ले लिया तो एक तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो मेरा तुक्के से ठीक हो गया। दूसरा, जहाँ पर मार्क्स नहीं आ रहे उस पोर्शन को एनालाइज करना है कि क्यों मार्क्स नहीं आ रहे भाई, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, और एक ही प्रॉब्लम नहीं होगी, हो सकता है दो क्वेश्चन के साथ एक प्रॉब्लम हो कि सिली मिस्टेक कर दी, 3 क्वेश्चन ऐसे हो कि आपको आते थे पर स्ट्राइक नहीं हुए, और एक क्वेश्चन ऐसा हो कि आता ही नहीं था, कंसेप्ट ही आपको नया लग रहा है। फिर ध्यान से देखा, अच्छा कंसेप्ट को ऐसे ट्विस्ट किया है ऐसे ट्विस्ट करके तो मैंने कंसेप्ट कभी देखा ही नहीं। तो देखो, तीनों अलग अलग प्रॉब्लम है, तो तीनों के लिए सॉल्यूशन क्या होगा? अलग अलग सॉल्यूशन होएगा। तो बातें आप समझ रहे हो? ये नहीं है कि इसको करते रहेंगे करते रहेंगे, अरे भैया इसको भी करेंगे, रिवीजन करेंगे, लेकिन मार्क्स सिर्फ इसके बेस पर नहीं बढ़ाएंगे, इसके बेस पर तो बढ़ाएंगे ही, उसको एनालाइज भी करेंगे। अब एनालाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार मेरे को सेम चीज़ें सामने आ रही हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, सर मार्क्स नहीं बढ़ रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप सिर्फ मेरे से एडवाइस मांगने आते हैं या फिर उसके ऊपर कुछ काम भी करने चाहते हैं? गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो पड़ी है लगभग 20-21 मिनट की, ठीक है। इस वीडियो को एक बार नहीं देखना, एक बार देखो, चीज़ों को अप्लाई करो, 4-5 दिन में फिर देख लो, देखो क्या अब तक कोई चीज़ छूट गई हो। एक बार में कौन इंसान है जो 100% चीज़ें सीख जाता है? कौन है? नहीं। तो वीडियोस भी जो ज़रूरी हैं उनको बार बार आपका देखना ज़रूरी है। फिर से देखो, नई चीज़ें समझ में आएंगी,
डबल स्पीड पर करके देख लो, ठीक है, नई चीज़ें समझ में आएंगी। देखो हाँ, ये तो मैंने अप्लाई नहीं किया एनालिसिस में, उसको अप्लाई करो, तो क्या होगा, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेंगे। जो भी गलतियां हैं वो धीरे धीरे करेक्ट होने लग जाएंगी। आपको अच्छे से पहचान में आने लग जाएगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन इस कैटेगरी में गिरता है, कि मेरे को स्ट्राइक नहीं हुआ ये कंसेप्ट। तो कंसेप्ट स्ट्राइक कब होंगे, जो आपको नोट्स बनाने के लिए बोले हैं उनका बार बार रिवीजन होएगा। तो ये प्रोसेस सिंपल है, बट इसमें छोटे छोटे ध्यान रखने लायक कई प्रोसेस हैं। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो सिंपल है, बट ध्यान रखने लायक कई छोटे चीज़ें हैं। अगर अच्छे से गाइड ना किया जाए, गंदे तरीके से गाइड किया जाए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हलवा बन सकता है, बंदा 3 साल मेहनत करे सिलेक्शन ही ना हो। अगर अच्छे से गाइड किया जाए और स्टूडेंट भी काम का हो, बातों को मानने वाला हो, तो सिंपल चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी है। कभी कोई ऊपर कोई नीचे हो जाती है, तो क्या है, धीरे धीरे टाइम लगता है, इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो बात समझ में आ गई। मैं यहाँ पर एक एडवाइस दे सकता हूँ क्या, कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे बेटा ये कर ले। क्यों भाई, 1000 बच्चे 1000 जगह पर होंगे, 2000 बच्चे 2000 जगह पर होंगे, अलग अलग उनकी सिचुएशन है, अलग अलग कारण से उनके मार्क्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। उसको कौन एनालाइज करेगा, आप करोगे, आपको तरीका बता दिया एनालाइज करने का, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, एक प्रॉब्लम है, ऐसे हो सकता है अस्पताल में मरीज गए और सबको एक ही लाइन से एक ही गोली दे दी, ये लो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम थी किसी को कोई, तो समझ रहे हो। हाँ, उनको ये गाइड किया जा सकता है कि तुम्हारे वाली गोली तुम्हें कैसे मिलेगी, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये लो, ये है तो ये लो, ऐसे गाइड किया जा सकता है। तो ये है 20-21 मिनट तो इस चीज़ के गाइडेंस में लगेंगी। एग्जैक्टली हम चीज़ों को कैसे पहचान पाएंगे, तो इन स्टेप्स को करो, ठीक है। इस डायरेक्शन में अब एक और बात, कई बच्चों को ये है कि मार्क्स नहीं आ रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है। आज पेपर है क्या, आज पेपर नहीं है, कुछ दिनों के बाद पेपर होगा, तो तब तक हम इम्प्रूवमेंट ही करेंगे। जब तक आप गलतियों को नहीं पहचानेंगे, उनका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, तब तक आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। एक ऐसी चीज़ है ये जहाँ पर हमें लगातार चलते रहना पड़ेगा, बार बार गलतियों को देख के उनके ऊपर नज़र रख के सुधारते रहना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। धीरे 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 सारी चीज़ें ट्रैक पर आएंगी, एकदम से नहीं आ सकती सारी चीज़ें ट्रैक पर, ठीक है मेरे भाई। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो, समझदार व्यक्ति की तरह, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह जो भी आपको करना चाहिए वो सारी चीज़ें करो, और मन में पेशेंस रखो, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करो, चीज़ें डेफिनेटली इंप्रूव होंगी, ठीक है। और इम्प्रूव चीज़ें जो इम्प्रूव होंगी वो भी तुक्के से नहीं होंगी। इस चक्कर में भी नहीं रहना कि तुक्के से चीज़ें एक दिन अपने आप ठीक हो जाएंगी, नहीं, वो करनी पड़ेंगी। चीज़ें अपने आप कब ठीक होती हैं भला, चीज़ें ना तो अपने आप खराब होती ना अपने आप ठीक होती, खराब भी करनी पड़ती हैं, एफर्ट्स लगते हैं। पढ़ेंगे नहीं, सोए पड़े रहेंगे, मूवी देखेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, अपने आप थोड़ी खराब हुई है, हमने करी है। इम्प्रूव भी अपने आप नहीं होती, हमें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपके हाथ में क्या है, आज एक दिन है आपके पास, तो इस एक दिन में 1 साल की मेहनत कर दो, कर सकते हो, पॉसिबल है, नहीं है। एक दिन में 10 दिन की मेहनत कर दो, पॉसिबल है, नहीं है। एक दिन में 2 दिन की मेहनत कर दो, मान लो मैं पॉसिबल भी मान लो ये चीज़ कि एक दिन में 2 दिन की मेहनत कर दोगे, तो ऐसे कितने दिन बिता दोगे तुम एक दिन में 2 दिन की मेहनत करके, हफ्ते बाद तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इतनी ज़्यादा मेहनत करके। तो एक दिन में 1 दिन की मेहनत कर दो, इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैं आपसे, आप खुद से, आपके पेरेंट्स आपसे, इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात तो है कि आप आपसे एक्सपेक्ट करें। तो आज के दिन आज का काम निपटा दो बस। तो आज के दिन में, एक दिन में 1 साल जितनी इंप्रूवमेंट होएगी नहीं होएगी, कितनी होएगी, 1 दिन जितनी होएगी, अगले दिन 1 दिन जितनी होएगी, अगले दिन 1 दिन जितनी होएगी। लेकिन वो एक एक दिन मिला मिलाकर एग्जाम तक क्या है, हम मतलब काफ़ी अच्छे हो चुके होंगे, और उम्मीद है अब तक भी आप इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। तो अपनी इम्प्रूवमेंट भी कॉन्शियस होकर हम करेंगे, ऐसे नहीं है तुक्के से हो रही है। मान लो अंधेरा है, मेरे सामने एक वो डार्ट बोर्ड है जहाँ पर ऐसे तीर मारते हैं, तो डार्ट बोर्ड है, अंधेरे में आपने मेरे को बताया नहीं कि डार्ट बोर्ड कहाँ पर है, तो मैं मेरे को 100 डार्ट दे दिए, मैं रूम में हर जगह मार दूंगा, तो 2-3 तो उसके ऊपर लग ही जाएंगे। तो वो मेरी स्किल थी या तुक्का था, वो तुक्का था। तो भैया कॉन्शियस होकर इम्प्रूवमेंट करेंगे, ऐसे नहीं लगे पड़े गधों की तरह हैं, थोड़ी मोटी तो इम्प्रूवमेंट होएगी। तो इस रास्ते को अपनाओ, ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे करो काम, तब बात बनेगी। क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, तो बढ़िया से पोस्चर में
तन के बैठ जाओ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, किसी को ये लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज आपके दिमाग में मैंने सेट कर ही दिया है। ठीक है जी। तो अब हम करने वाले हैं जी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पेयर्स का क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। देखो जैसे ये क्यों होता है मैं आपको इसके पीछे का रीजन बता देता हूं। पहले मैं लिख देता हूं यहां पर कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, या फिर कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन और कोस का जोड़ा होता है, टेन और कोट का जोड़ा होता है। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, या फिर इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जितना प्रूव करना जरूरी है उतना। सीकेंट और कोसिकेंट का पेयर होता है, और इनका पेयर क्यों होता है वो भी बताऊंगा। इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, या फिर इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो अभी देखते हैं क्यों होता है। देखो आपको मैं अच्छे से ग्राफ पढ़ा चुका हूं। अरे भाई हाँ देखो, तो ये मैं ग्राफ बना रहा हूं साइन का, तो साइन का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं कोसाइन का, बोले तो कोस का ग्राफ ऐसे बनता है। तो मुझे एक बात बताओ, साइन का और कोस का ग्राफ एक जैसा है क्या? एक जैसा ही है लगभग, मतलब अगर मैं लंबी सीरीज देखूं, अगर मैं इसको तो लंबी सीरीज देखूं तो यही है, एक जैसा ही है। हाँ, तो कोस जो वैल्यू अचीव करता है, कोस ने यहां पर वैल्यू अचीव करी 1, साइन भी ये वैल्यू अचीव करता है। हो सकता है 0 डिग्री पर ना करे, लेकिन किसी न किसी एंगल पर तो करता है। हाँ जी सर, करता तो है। कोस ने जो भी वैल्यू अचीव करी, हर वो वैल्यू साइन अचीव करता है। इसी तरीके से अगर आपको याद हो, टेन और कोट के ग्राफ एक जैसे थे कि नहीं? एक जैसे थे। तो टेन जो वैल्यू अचीव करता है, कोट हर वो वैल्यू अचीव करता है, बस थोड़े से अलग एंगल पर अचीव करता है। सीकेंट और कोसिकेंट के ग्राफ एक जैसे थे कि नहीं? एक जैसे थे। हर वैल्यू जो सीकेंट अचीव कर सकता है, कोसिकेंट अचीव कर सकता है। हर वैल्यू थोड़े से अलग एंगल पर अचीव करता है। ये थोड़ा सा अलग एंगल क्या है? देखो, साइन ने यहां से स्टार्ट करी वैल्यू अचीव करनी, 0 डिग्री पर ये है, 1 डिग्री पर ये है, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, ऐसे वैल्यू अचीव करनी पड़ी। कोस ने यहां से स्टार्ट करी है, तो कोस का ग्राफ साइन के ग्राफ से 90 डिग्री आगे चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। यहां से ही तो स्टार्ट हुआ है कोस का ग्राफ, और कुछ नहीं है। कोस का ग्राफ साइन से 90 डिग्री आगे चल रहा है बस। ऐसे ही टेन और कोट के ग्राफ में रिलेशन है, सेम वैल्यू अचीव कर रहे हैं, बस थोड़े से एंगल के बाद सेम वैल्यू, सेम चीजें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे ही सीकेंट और कोसिकेंट की रिलेशन है। तो जिनके ग्राफ एक जैसे हैं ना, उनके बीच में ये रिलेशन है। वैल्यू वो सारी एक बंदा जो वैल्यू अचीव करता है, दूसरा फंक्शन सारी वो वैल्यू अचीव करता है, बट एक अलग एंगल पर। वो एक वैल्यू जो किसी एंगल पर अचीव करता है साइन, कोस भी वो वैल्यू अचीव करता है, बट अलग एंगल पर अचीव करता है। तो वही रिलेशन हमने देखकर जितना हमें प्रूव करना चाहिए, अदरवाइज एग्जैक्टली ये भी मैं प्रूव कर सकता हूं, बट उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना हमें प्रूव करना चाहिए वो ये है कि थोड़े से अलग एंगल पर वो एग्जैक्टली सेम वैल्यूज अचीव कर रहे हैं। तो वो रिलेशन जब हम डेवलप करते हैं, अच्छे से मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, तो ये रिलेशन हमारे सामने आती है, जो कि आपको याद होनी चाहिए, क्लियर है? तो साइन और कोस का रिलेशन क्यों है? ग्राफ एक जैसा है, टेन और कोट का ग्राफ एक जैसा है, सीकेंट और कोसिकेंट का ग्राफ एक जैसा है, इसीलिए ये रिलेशन है। ठीक है मेरे भाई, ये चीज लॉजिकली आपको समझ में आ गई। मैंने डायरेक्टली नहीं रटवाई, टेन के साथ कोट करो, जिनके ग्राफ एक जैसे हैं वो वैल्यू अचीव कर रहे हैं थोड़े थोड़े गैप के बाद। ठीक है, तो उससे जब हमने रिलेशन डेवलप करी तो ये रिलेशन आई। इससे भी और बढ़िया रिलेशन है इनके बीच में, वो हम क्वाड्रेंट सिस्टम में करेंगे। अभी के लिए इतना रट लो बस। ठीक है, समझ लो, याद कर लो, जो भी इस वर्ड को आप लो इतना कर लो। ठीक है जी, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, सीकेंड 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। अब मैं इस चीज को एक और नजरिए से आपको दिखाऊं कि अगर इज इक्वल टू के इधर साइन है और इज इक्वल टू के उधर कोस है, तो और उन दोनों को इक्वल एग्जामिनर ने बोल दिया, तो यानी कि इन दोनों का सम जो है वो 90 है कि नहीं? 90। हाँ जी सर,
90 माइनस थीटा इन थीटा का सम 90 है, 90 माइनस थीटा इन थीटा का सम 90 है। ऐसे करके हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, डायरेक्टली बिना लिखे कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो हमें पता है कोस और साइन का पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री वाला। तो अगर कोस के आगे कुछ एंगल है और साइन के आगे कुछ एंगल है, यहां पर शर्त यह है कि एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने चाहिए, ये 90 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो वहां पर वो शर्त आपको देगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अदरवाइज तो भैया जरूरी नहीं है इनका सम 90 हो, क्वाड्रेंट सिस्टम करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर शर्त क्या है, एक्स एंड वाई आर लेस देन 90, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो एक्स और वाई का सम क्या है, एक्स और वाई का सम 90 है। इसी तरीके से अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि भैया tan x इज इक्वल टू tan y, सॉरी tan x इज इक्वल टू कोट y, तो इसका ये मतलब है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, या फिर ये बोलूं कि सीकेंट x इज इक्वल टू कोसिकेंट y, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। क्लियर है। ये जो कोसिकेंट y है इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि कोस y को ऐसे लिख सकते हैं सीकेंट 90 माइनस वाई, कोस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट 90 माइनस थीटा। हाँ जी सर, तो ये देखो अब यहां पर भी सीकेंट है, यहां पर भी सीकेंट है, तो एंगल तो इसका मतलब इक्वल होएगा। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस वाई, वाई इधर आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। वो चीज़ मैंने प्रूव भी कर दी, समझा भी दी, बिना प्रूव किए भी आपको समझ में आ जानी चाहिए थी, ठीक है। अगर कभी ये हो, एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे फंक्शंस जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पेयर हैं, साइन और कोस, टेन और कोट, जिनके ग्राफ एक जैसे हैं, सीकेंट और कोसिकेंट, वो लिखेगा आमने सामने इज इक्वल टू के, और यहां पर उनके एंगल लिखे होंगे तो उन एंगल्स का समझो हो 90 होगा। ये आप ध्यान रखो, सबसे पहला टाइप जैसा इस नॉलेज के ऊपर बेस्ड आता है। और टाइप भी मैं आपको करवाता हूं, देखो ये हैं सारे टाइप, ये यहां पर मैं प्रूव, ये तो मैं आपको प्रूव करके बता चुका, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिले कि tan x इंटू टेन वाई इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x और y का सम 90 है। क्यों है अभी बताता हूं, देखो अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिले tan x इज इक्वल टू कोट y, तो इसका मतलब क्या है, x और y का सम 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, इज इक्वल टू के इधर उधर रखे हैं। जब थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, फिलहाल आप नोट्स के अंदर लिख लो, ठीक है, हालांकि नोट्स के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो इस कोट y को मैं क्या लिख सकता हूं, इस कोट y को मैं लिख सकता हूं tan x, तो यहां पर आपको पता है, यहां से आप बोल सकते हो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, बोल सकते हैं कि tan x इज इक्वल टू कोट y है, tan और कोट जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पेयर है ये, इसका मतलब x और y का सम 90 है, ठीक है। अब मैं इस कोट को भी tan में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो ऐसे कर सकता हूं, हाँ जी सर कर सकते हो। अब मैं इस tan को इधर लेकर आऊं, हाँ जी सर लेकर आ रहे हैं, तो tan x इंटू टेन वाई इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अगर कई सारे टेंजेंट के फंक्शन हो और उन सब का प्रोडक्ट जो है वो 1 है, उन सब का प्रोडक्ट जो है वो 1 है, इसका मतलब x और y का जो सम है वो 90 है। या फिर इसका उल्टा बोलूं, इसका उल्टा क्या बोलूं कि अगर आपको ऐसे मिल जाए कि tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट 1 होएगा, 40 और 50 90। प्रूव इसको हम कर सकते हैं, tan 50 डिग्री को मैं लिखूंगा कोट, tan को कोट में बदलूंगा तो 90 में से इसको घटाना पड़ेगा, तो कोट 90 माइनस 50 कोट 40, कोट 40 और tan 40 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कट के 1 ही आएगा। बट हमें क्या याद रखना है, बिकॉज वो इस फॉर्मेट को बार बार दे रहा है, बार बार दे रहा है, तो मैं एक बार आपकी नज़र से कंसियसली इसको गुजार रहा हूँ, बस रटना नहीं है, कंसियसली आपकी नज़र से गुजार रहा हूँ, नोट्स के ऊपर लिखेंगे, इसका रट्टा नहीं मारना, बस इसको बार बार देखना है, बार बार अपनी आंखों के सामने प्रूव करना है कि अच्छा ऐसा होता है तो ये होता है, दैट्स इट, मोर देन एनफ, स्ट्राइक होएगा, मैं बता रहा हूं। जिस तरीके से tan काम करता है उसी तरीके से कोट काम करता है। तो कोट x और कोट y, अगर यहां पर x और y का सम 90 है तो कोट x और कोट y का प्रोडक्ट 1 होगा, या कोट x कोट y का प्रोडक्ट 1 है तो x और y का सम 90 है, ठीक है। तो यहां पर भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब यहां पर इसको प्रूव करते हैं, देखो वो कैसे कैसे यूज करता है। tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, तो उसने इस प्रॉपर्टी को ऐसे यूज कर लिया। tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हाँ जी,
टेन और कोट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पेयर भी हैं, इनके ग्राफ भी एक जैसे हैं। तो उसने एक सिचुएशन डेवलप करी इसी से और इसके ऊपर सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। अब साइन और कोस, साइन 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा, साइन और कोस का पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, तो साइन और कोस की एक आइडेंटिटी है, वो उसको यूज करना स्टार्ट कर देगा। सिंपल है, ठीक है, मतलब उनका मिक्सचर बना देगा कंसेप्ट के साथ। तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर ऐसे हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, और ये वाई क्या है, ये वाई है 90 माइनस एक्स, यानी कि अगर ये 40 है तो ये 50 है, ये 30 है तो ये 60 है, मतलब कि दोनों का सम 90 है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ठीक है सर, ओके। अब मैं ये बताता हूँ कि ये 1 कैसे होगा। देखो, तो साइन स्क्वायर वाई का क्या बनेगा, साइन स्क्वायर वाई का बनेगा कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इज कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस वाई क्या आ जाएगा, एक्स। भैया एक्स और वाई का सम ही तो 90 है, तो 90 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये जो साइन स्क्वायर वाई है इसका कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, एक्स और वाई का सम तो 90 है, तो 90 में से वाई को घटाएंगे तो एक्स आएगा, तो इसका बनेगा कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें ऐसे मिले कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई और एक्स और वाई का सम 90 हो, इसका मतलब ये 1 होएगा। इसको कोस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर हम कोस में कन्वर्ट करेंगे तो हम कर सकते हैं, बट जरूरत है नहीं। जैसे ये 5 एंड 85 90 है तो ये 1 ही होएगा। क्यों? क्योंकि ये आप अभी सीधे देख रहे होंगे कि साइन को मैं अगर कोस में कन्वर्ट करूंगा तो एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, तो ये कोस स्क्वायर 5 बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बता रहा हूँ, वैल्यूज में और अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? ऐसे ही कोस के साथ लागू होएगा कि कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 89, ये क्या होएगा, ये 1 होएगा। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ गई बात? तो इस चीज के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसी वीडियो के अंदर हम कर देंगे, इसी लेक्चर के अंदर। तो आपने क्या करना है, ये जो चीजें हैं एक बार लिख के 3-4 बार लिखो इनको, ठीक है, अपने दिमाग में बैठाओ, उसके बाद क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपके दिमाग में बैठाई है वैसे बैठाने की कोशिश करो, उसके बाद क्वेश्चन को करना शुरू करना है। अभी रगड़ देते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। एक्स वाई बी टू एक्यूट एंगल्स, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 90, ओके, एंड साइन दिस। तो यहां पर उसने क्या किया है, देखो साइन के सामने क्या है, साइन के सामने कोस है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का पेयर है, हाँ जी। तो इसका मतलब दोनों एंगल्स का जो सम है ना, इसका और इसका, इनका सम 90 है भैया, इनका सम 90 है। तो अब देखो मैं मेंटली इनको जोड़ रहा हूं, डायरेक्टली मैं अपनी नोटबुक में क्या लिखूंगा, दिस प्लस दिस, तो यहां पर प्लस 20, यहां पर माइनस 20 कट गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। ये पूछ रहा है 10x प्लस वाई, तो अगर 2x प्लस 2y 90 है तो x प्लस वाई 45 होएगा, दो कॉमन लेके काट देंगे, 10 45 इक्वल टू 1 आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मेरे को तो हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाना है ना, तो बहुत सारे इजी, मॉडरेट, बढ़िया वाले हर तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ, फिर से आपको दिखा कि सीकेंट के सामने कोसिकेंट है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पेयर है, ठीक है, दोनों को इज इक्वल टू कर रखा है, यानी कि इस चीज का और इस चीज का सम जो है दैट इज 90। तो जोड़ो, मन ही मन में कुछ तो जोड़ो, 7 थीटा माइनस 3 थीटा मैं जोड़ रहा हूं लेकिन वो नेगेटिव है, तो आएगा 4 थीटा, प्लस में 28 और 30, कितना हो गया ये 28 और 30, दिस विल बी 58 इज इक्वल टू 90। तो फिर ये क्या होएगा, ये हो जाएगा 32, 58 में क्या जोड़ोगे 90 आए 32, तो 4 थीटा इज 32, 4 8 32, थीटा इज इक्वल टू 8, दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक, क्लियर है? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इस चीज को आप कितना लिख कर करोगे, है ना, लेकिन करना है शांति से, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में गलत उत्तर निकालोगे तो आप बहुत नुकसान में हो। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, उत्तर ठीक आना चाहिए। इतना टाइम एग्जाम में होता है कि ठीक ठाक शांति से क्वेश्चन को कर लें, अगर वो हमें आता है तो वो हो जाएगा। टाइम की मारामारी इतनी नहीं होती कि हमने बढ़िया तैयारी करी, हमको क्वेश्चन आता है, हम ठीक मेथड से क्वेश्चन को कर रहे हैं, उसके बाद भी टाइम की कमी पड़ जाए, नहीं पड़ती। हमने स्ट्रेटजी ठीक लगाई है टाइम मैनेजमेंट की,
हम बिना वजह ऐसे क्वेश्चन से नहीं उलझ रहे जो फालतू में टाइम वेस्ट करा रहा है, तो टाइम की कमी नहीं पड़ती। टाइम की कमी पड़ती है जब डिसीजंस गलत लेते हैं, गलत क्वेश्चन के साथ उलझ गए, फालतू में टाइम बर्बाद कर दिया, फिर उतना टाइम भी नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। तो ठीक है, काम शांति से करना है। तो फिर से भैया tan और cot जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। tan समथिंग इज इक्वल टू cot समथिंग, यानी कि दोनों का सम जो है 90 होएगा। तो जोड़ रहा हूँ 4 थीटा माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 3 थीटा, और 50 और 50 कट जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 90, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30। का पूछते रहे, ऑप्शन है थीटा 30। नेक्स्ट, अब ये देखो, तो चलो मैं बताता हूँ ये क्या है। साइन और सेक समथिंग इज इक्वल टू 1, तो इस साइन को अगर मैं उधर भेजूं, ये है सीकेंट 30 प्लस अल्फा, अगर इस साइन को मैं यहाँ से यहाँ नीचे भेजूंगा तो ये 1 बाई नीचे क्या होएगा, साइन अल्फा। अब मैं इसको ऊपर पहुंचाना चाह रहा हूँ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, साइन का उल्टा। अब 90 माइनस वाला फंक्शन नहीं पूछ रहा है, रेसिप्रोकल नीचे से ऊपर भेजेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक, तो ये ऊपर जाएगा कोसेक। तो आप ये कर सकते हो, देखो मैं नीचे से किसी चीज को ऊपर भेज रहा हूं या इज इक्वल टू के उधर से यहां ऊपर की ऊपर ला रहा हूं, तो बात तो सेम ही होती है। यहां से चीज नीचे आनी है, नीचे से ऊपर जानी है। तो आप ये भी बोल सकते हो, जब आप किसी चीज को इधर से इधर लाओ, जब आप किसी चीज को इधर से इधर लाओ, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इधर से इधर लाओ, तो उसका रेसिप्रोकल लिख दिया करो यहां पर डायरेक्ट। साइन अल्फा को यहां से यहां ट्रांसफर कर रहा हूं, ऊपर के ऊपर रख रहा हूं, अदरवाइज इसको नीचे भेजना बनता है। ऊपर से चीज इधर नीचे आएगी, मैं ऊपर के ऊपर रख रहा हूं तो इसका रेसिप्रोकल रखूंगा। ठीक है, तो यहां पर कोसेक होएगा। तो ये है सीकेंट और कोसिकेंट ही। तो अब कई बच्चे यहां पर ऐसे रटने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि भैया साइन एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई का सम 90 है। तो इसको ऐसे रटने की कोशिश करते हैं कि मान लो कोस को इधर ले आए कि साइन एक्स और सीकेंट वाई इसका इज इक्वल टू 1, तो सम 90 है। ऐसे रटना नहीं है, सिर्फ ये याद रखो साइन एक्स कोस वाई, साइन और कोस, टेन और कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, दैट्स इट। बाकी चीज़ों को रटना नहीं है। रटने के तरीके भी निकल सकते हैं बट गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। एक स्टेप एक्स्ट्रा ही कर लो क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे भाई। ठीक है, रटने की जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा। ये यहां पर गया मन ही मन में, तो मन ही मन में तो आप यहां से भी तो इसको भेज ही सकते थे। साइन को अगर मैं उधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये कोसिकेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सीकेंट है, उधर कोसिकेंट है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पेयर हुए, तो एंगल के, तो इनके सामने जो एंगल है उनके सम 90 हुए। तो मैं मन ही मन में कर सकता हूँ, साइन अल्फा उधर गया, कोस अल्फा, तो अल्फा और ये यानी कि 2 अल्फा प्लस 30 इज इक्वल टू 90। तो 30 में क्या जोड़ोगे, 90 आए सर 60, तो इसका मतलब ये जो है ये 60 है, तो इसका मतलब अल्फा जो है वो 30 है। ओके, तो अब हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, कोस 60 इज इक्वल टू 1/2, आंसर इज 1, दैट्स इट। ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये चीज़ बताई मैंने आपको कि tan है, 2 tan का प्रोडक्ट या 4 tan का प्रोडक्ट ऐसे 1 है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम जो है क्या है, 90 है। ओके, तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा 6 थीटा इज इक्वल टू 90। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है tan 3 थीटा, तो 3 थीटा क्या होगा, इसका हाफ है, तो दैट विल बी 45, तो tan 3 थीटा विल बी 1, ऑप्शन सी। ये देखो, तो यहाँ पर ये 4 है, ये 86 है। हम चाहें तो tan 86 का इसका हम बना सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा कोट 4। tan का कोट बनाना है तो एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा, आपको पता है। तो tan 4 इंटू कोट 4 1 रेसिप्रोकल है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर ये मैं बोल रहा हूँ, इतना का आपको याद होना चाहिए कि इनका सम अगर 90 है तो ये तो 1 हो गया जी, 1 इंटू इनका सम 90 है तो ये 1 हो गया जी, 1 इंटू 1 खत्म। आपको ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो इनका प्रोडक्ट 1 तो इनको भूल ही जाओ, इनका सम 90 प्रोडक्ट 1 तो भूल ही जाओ 1। ऐसे ही कोट के साथ है, 10 80 खत्म, 20 70 90 यानी कि इनका प्रोडक्ट 1, कोस 60 इज इक्वल टू 1/√3, दैट्स इट, ऑप्शन डी। अब इसको √3 मत मार देना कई बंदे, tan 60 √3 होता है। नेक्स्ट, तो 1 डिग्री
89 डिग्री खत्म, 2 डिग्री 88 डिग्री, इनका प्रोडक्ट भी 1। तो ठीक है, टोटल कितने टर्म है 1 एंड 89, 89 टर्म है 1 से लेकर 89 तक। तो 2-2 के पेयर होंगे, उनके प्रोडक्ट ऐसे 1 बनते रहेंगे। ठीक है, 89 टर्म है, तो एक तो ऐसा टर्म होगा जिसका जोड़ा नहीं बनेगा। 2-2 टर्म के जोड़े बनेंगे, उनका प्रोडक्ट 1 होता रहेगा। एक तो ऐसा टर्म होगा ना, 89 ओड हैं, 88 में से तो 44 बन जाएंगे। तो वो कौन सा होता है जिसका जोड़ा नहीं बनेगा? बिकॉज हम एक स्टार्टिंग वाला ले रहे हैं, एक एंड वाला जोड़ा बना रहे हैं ऐसे, तो बीच वाला टर्म बच जाएगा। अब बीच वाला टर्म कौन सा होता है? ये जो सीरीज है ये क्या है? ये एक एपी है। तो एपी में बीच वाला टर्म कौन सा होता है? तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, मिडल नंबर आ जाता है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी कि 45 डिग्री। तो हमेशा 45 डिग्री वाला टर्म होएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन इसी बेस पर बन रहा है कि इसका और इसका सम 90 है, फर्स्ट और लास्ट का सम 90 है। इक्वेशन बन ही इसी बेस पर रहा है कि सम 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हमेशा 45 आएगा। तो बीच में हमेशा 45 वाला टर्म मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, जिसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बनेगा। तो बीच में tan 45 बचा हुआ है भैया, बाकी सब ने प्रोडक्ट दो ने मिलकर प्रोडक्ट 1 कर लिया। ठीक है, tan 45 की वैल्यू खुद की 1 होती है, तो आंसर इस ऑप्शन है। कई बच्चे फिर ये सोचते हैं कि बीच वाले टर्म की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 ही होती है, tan 45 1 cot 45 1। ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। आगे आप एक आधे देखेंगे भी कि जिनमें ऐसा नहीं होता है। तो हमने चीज़ें ऐसे रटनी नहीं है। आप ये समझ गए, मोर देन एनफ है। इसको हम बिना लिखे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एग्रीड? नेक्स्ट ये बताओ, थीटा जो है वो 9 है। ठीक है सर, अगर थीटा 9 है तो कोट थीटा, कोट 2 थीटा, कोट 3 थीटा, ठीक है, 4 5 कोट 9 थीटा। ओके जी, या तो आपको एक क्वेश्चन देखकर ये पता लग जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन जैसा है, बहुत सारे tan गुणा कर दिए, बहुत सारे कोट गुणा कर दिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि कितने थीटा लेने पर 90 बनेगा। तो दोनों तरफ अगर मैं 10 से गुणा कर दूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू 90। हाँ जी सर, तो ये देखो यहाँ पर कोट 1 थीटा, यहाँ पर कोट 9 थीटा, 9 थीटा और 1 थीटा, ये 90 बन रहा है सम। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1, है ना। ये कोट 9 है, ये कोट 81 है, 9 और 81 90 होता है। इनका प्रोडक्ट 1, इनका प्रोडक्ट 1, जो ऐसे करे हैं इनका प्रोडक्ट 1। ठीक है, इनका प्रोडक्ट 1, सिर्फ कोट 5 थीटा बच गया। थीटा की वैल्यू क्या है सर? 9, तो 9 5 45। ठीक है, तो कोट 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 1। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, तो 41 एंड 49 सम कितना है? 90। तो ये हो गया 1। 42 एंड 48 सम कितना है? 90, ये 1। 43 47 1, 44 46 1, 45 फिर से 1। दैट्स इट। ये मैं सोचना ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा, आगे करवाऊंगा, टेंशन मतलब गर्म करना जरूरी है आपका दिमाग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं उनके थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने बनते हैं। ठीक है, दैट मेक्स सेंस। जो बहुत कम आते हैं उनके कम करवाने बनते हैं। जनरली इसका उल्टा करवा दिया जाता है, जो बहुत कम आते हैं वो बहुत ज़्यादा करा दे ताकि स्टूडेंट इंप्रेस हो जाए। ठीक है, ये बताओ, CGL Tier 2 का इक्वेशन है। तो फिर से बहुत सारे कोट मल्टीप्लाई, बहुत सारे tan मल्टीप्लाई, वहाँ से आपको मिलेगा ये हिंट कि अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन हो सकता है। देखते हैं जी। तो यहाँ पर पहले वाला क्या है? π/20, लास्ट वाला क्या है? 9π/20। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? tan π/20। तो यानी कि π/2 जो कि होता है 90 डिग्री, π/2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1। ऐसे ही ये भी 7 और 3 10, इनका प्रोडक्ट भी 1। तो हमारे पास ये एक ही बच गया। ठीक है, तो ये क्या होएगा? ये हो गया कोट 45। भैया 5 चौके 20, π/4 है, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180/4 45। कोट 45 इज अगेन 1, ऑप्शन डी। ठीक है जी, नेक्स्ट ये बताओ, फिर से वही मामला है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 85 है, तो सम कितना बन रहा है? 90। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 84 है, सम कितना बन रहा है? 90। वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला पंगा चल रहा है।
और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी सम 90 होएगा साइन में, साइन स्क्वायर 5 एंड साइन स्क्वायर 85, जब भी सम 90 होएगा इन दोनों का सम 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, साइन को कोस में बदलूंगा तो एंगल को 90 से घटाना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं साइन और कोस, कोस स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5 एंड कोस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। तो अब क्या होएगा 5 वाला और 85 वाला, और इसके बाद क्या है 6 वाला और 84 वाला, ये दो टर्म मिलकर इनका सम होएगा 1 प्लस, इनका सम होएगा 1 प्लस, दो टर्म मिलकर, अब की बार प्रोडक्ट 1 नहीं है, अब की बार सम 1 है। तो हमें देखना पड़ेगा कितनी बार दो टर्म मिले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि टोटल कितने टर्म हैं। तो 5 से स्टार्ट हुई है कहानी, 5 6 7 8 9 10 85 तक गई है। तो 85 में से मैं 4 घटा दूंगा, 1 2 3 4, पहले 4 टर्म नहीं आए, बाकी तो सारे आ गए ना 85 तक। तो 85 माइनस 4, 81 टर्म्स हैं। अब 81 टर्म्स को दो हिस्सों में तोड़ लो, एक तरफ तो 80 और एक तरफ 1। जो ये 80 टर्म्स हैं ये आपको कितनी वैल्यू दे देंगे, ये 80 टर्म्स आपको वैल्यू दे देंगे 40। हर दो टर्म मिलकर आपको 1 दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो एक टर्म है ये बचेगा मिडल वाला टर्म, बीच वाला टर्म, और बीच वाला टर्म हमेशा क्या होएगा 45 होएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 ऐसे आएगा मिडल टर्म जो बचेगा, जिसका किसी के साथ पेयर नहीं होएगा, ठीक है। तो 5 प्लस 85 बाई 2, 90 बाई 2 45। तो साइन स्क्वायर 45 कहीं बीच में पड़ा है जिसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बना, तो साइन स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1/2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 40 प्लस 1/2। अब इस चीज को कई तरीकों से रट लेते हैं स्टूडेंट, कि मतलब इतना ऐसे है तो 40.5 कर दो, ये कर दो, वो कर दो। देखो ऐसे मेरे को क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलना है, थोड़ी सी आइडेंटिटी बदलनी है, आपका वो फॉर्मूला जो दरे का दरा रह जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज़ बदली। इसीलिए ये काम नहीं करने की हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए चीज़ें रट कर बैठे हो। मैं ये इसको नहीं बोल रहा कि जैसे मैंने डायग्राम बनाया है ऐसे आपने करना है, नहीं, ऐसे तो नहीं करना है, सिर्फ यही करना है, सिर्फ यही, इतना चीज़ें कॉन्शियसली हों, बस हमें पता हो कि मैंने क्या किया है। अच्छा बीच में टर्म था ये हाफ, चीज़ें फास्ट होंगी, डायरेक्ट आप फॉर्मूला रटोगे, हो सकता है उससे 1 या 2 सेकंड लेट हो जाएं, बस 3-4 सेकंड लेट हो जाएं उससे बस, ठीक है। बट एग्जामिनर कुछ बदलेगा तो हमें पता, अच्छा ये बदल दिया, अच्छा ये, तो अपना उत्तर भी बदल जाएगा, ठीक। क्लियर है? इतने भी टाइम की कमी नहीं है कि क्वेश्चन ही ना कर पाए एग्जाम में, है, ठीक है, क्लियर है जी। तो चीज़ें कॉन्शियस चलेंगी। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो तो हमें ये पता लग गया कि भैया कोट 1 कोट 5, जैसे 1 और 89 का सम 90 है, ओके। यहाँ पर कितने का गैप है, 4 का गैप है, इससे 4 पहले क्या आएगा, इससे 4 पहले आएगा जी 85। हालांकि ये 85 लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको पता लग जाएगा कि अच्छा वही वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। 5 और 85 क्या होगा 90। तो दो टर्म मिल रहे हैं, एक स्टार्टिंग वाला और एक एंड वाला, दो टर्म मिल रहे हैं और हमें 1 दे रहे हैं। तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब तक दिमाग में चल रहा था। सबसे पहले मैं देखूंगा टर्म कितने हैं। तो देखो ये क्या है, ये एक एपी है, 1 5 9, एक एपी है, 4 का गैप, 5 और 4 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो टर्म्स कितने हैं, टर्म्स है मेरे भैया 89 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस चल रहा है 4 का गैप चल रहा है, 4 प्लस 1। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो 88/4, इतना दिमाग में मैं कर सकता हूँ, इतना छोटा सा दिमाग है अपना, है। 89 माइनस 1 88 डिवाइड बाई 4, तो आप लिखोगे 22 प्लस 1, ऐसे लिखो 22 प्लस 1। एग्जाम में यहाँ से लिखना आप स्टार्ट कर सकते हो, बाकी सब दिमाग में अपने चल सकता है। अब हर दो टर्म मुझे 1 ला कर दे रहे हैं, हर दो टर्म, तो ये जो 22 टर्म है ये मुझे ला कर देंगे 11, और ये जो एक टर्म बचता है इसको मिडिल टर्म मान लो, जिसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बना। तो बीच में क्या बचेगा, बीच में बचेगा कोस स्क्वायर 45, जो कि मुझे ला कर देगा 1/2। तो सिर्फ मैं इतना लिखूंगा, ये मिडिल टर्म भी मेरे दिमाग में चल रही है, उसमें फॉर्मूला नहीं लिखूंगा फालतू का, क्यों, क्योंकि
सिचुएशन को बदला जा सकता है, एक आधी बार बदलेगी, देखना आप। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो भैया यहाँ पर ये 5 डिग्री है, तो ये क्वेश्चन किस बेस पर हो रहे हैं कि दो टर्म जिनका सम 90 है वो हमें मिलकर 1 दे रहे हैं। तो कई बच्चे तो यहाँ पर यही गड़बड़ करते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट रटते हैं, 5 से लेकर 90 तक गाड़ी गई है, फॉर्मूला चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। लेकिन हमने इस टर्म को फिलहाल इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 5 और 85 इन दोनों का सम है 90, ना कि 5 और 95, वो तो ऑलरेडी 90 है। वो एक्स्ट्रा दे रखा है एग्जामिनर ने, जानबूझ के सीरीज के अंदर इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो 5 और 85 उसको एक बार हटाओ, साइन स्क्वायर 90 की तो हमें वैल्यू याद है 1 होती है। ठीक है, तो 5 और 85, तो क्वेश्चन पहचान में आ गया कि हाँ जी सर वैसा ही वाला क्वेश्चन है। तो अब 2 टर्म लाकर मुझे 1 देंगे। अब मैं देखूंगा कि कितने टर्म हैं। 85 यहाँ तक देख रहा हूँ मैं बस। तो यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हो कि 85 माइनस 5, डिफरेंस कितने का? 5 का, डिवाइडेड बाई 5। लेकिन यहाँ पर ऐसे देखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 का पाड़ा चल रहा है, 5 10 15, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कहाँ तक गया है? 17 5 85, तो 17 टर्म है मेरे भाई। 17 में से 16 टर्म आपको, हर 2 टर्म आपको क्या ला कर देंगे? 1। तो ये 16 टर्म तो आपको दे देंगे वैल्यू 8, और ये जो एक टर्म है ये आपको देगा हाफ, क्योंकि कौन सा टर्म बचेगा? साइन स्क्वायर 45। डायरेक्टली हाफ नहीं लिखनी, बस अपने दिमाग में ऐसे करना है, साइन स्क्वायर 45 हाफ। मैं चाह रहा हूं कि कंसियसली आप करो। वो कई बार 45 वाले फंक्शन को बदल देगा, कुछ भी कर देता है वो। ठीक है, तो अपना आंसर होएगा 9.5। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये देखो इस क्वेश्चन में बदला जा सकता है बीच वाला फंक्शन। देखता हूँ आप करोगे कि नहीं, उम्मीद है यार करो आप इसको। ठीक है, भले ही टाइम लग जाए, मेरा सोल्यूशन आपने निकालने के बाद ही देखना है, भले ही 2-3 मिनट लग जाए, 4 मिनट लग जाए। इस टाइप के क्वेश्चन फिलहाल आए नहीं है। जैसे अब तक उसने क्या किया था, एक तो इस आइडेंटिटी को यूज़ किया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसको अपने कॉम्प्लीमेंट्री वाले के साथ उसने यूज़ कर लिया था। दूसरा उसने इसको यूज़ कर लिया था कि tan x इज इक्वल टू 1 बाई कोट एक्स, कि tan और कोट जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी हैं और रेसिप्रोकल भी हैं, क्यों ना मैं इसको यूज़ कर लूँ। तो tan x इंटू tan y इज इक्वल टू 1, वो वाला बन गया। साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर, अगर इन दोनों का सम 90 है, साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर वाई, तो वो वाला बन गया। अब मैंने इसको यूज़ कर लिया किसको, कि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ, देखो। तो यहाँ पर अपना सीकेंट स्क्वायर 1, ठीक है, 1 3 5 45, ठीक है, 47, दो का गैप चल रहा है 89। तो कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में ये आएगा क्वेश्चन को देखकर कि भैया 89 एंड 1 90, तो कहीं ना कहीं तो फर्स्ट और लास्ट का टर्म 90 है, तो वो वाला सिस्टम तो नहीं है। तो देखते हैं वो वाला सिस्टम है कि नहीं। क्या आप इस क्वेश्चन को रट कर रखोगे? नहीं, रट के नहीं रखेंगे। तो जब भी आपको चीज़ें पहचान में ना आए कि भैया मतलब क्या क्या चल रहा है, तो आप क्या करो, एंगल सेम कर लो। ये 1 डिग्री है, ये 89 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 डिग्री बनाओ। इसको 1 डिग्री बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोट को tan में बदलना पड़ेगा। कोट और tan एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पेयर हैं, तो 90 में से 89 को घटाऊंगा 1। कोट को tan में बदलना है तो 90 में से घटाना पड़ेगा। तो सीकेंट स्क्वायर 1 यहाँ पर है भैया माइनस टेन स्क्वायर 1, क्या होता है 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। अच्छा, तो यानी कि फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म मिलकर मुझे क्या देंगे? ये मुझे मिलकर देंगे 1। क्यों? क्योंकि इसमें से इसको घटा रखा भैया। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर 3 यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा टेन स्क्वायर 3, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर से 1। तो समझ में आ गई चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदली जा सकती हैं। और भी फ्यूचर ये क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है थोड़ा सा और डिफरेंट आ सकता है, बट अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं तो हम कर जाएंगे क्वेश्चन को। हो सकता है हम फर्स्ट राउंड में ना करें नए क्वेश्चन को, और नया क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करना बनता भी नहीं, कोई नहीं करेगा, थर्ड राउंड में करना बनता है। बट जिसके बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो कर देगा, जिसके नहीं है वो नहीं करेगा, बस। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई भैया। फर्स्ट और लास्ट टर्म, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म मिलकर हमें 1 देंगे। ठीक है, बीच में एक टर्म बचेगा, उसका भी हम देखेंगे क्या करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने टर्म है? टोटल टर्म है लास्ट 89 माइनस 1 88, डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस है 2 का,
+1, यानी कि टोटल टर्म है 44 + 1। मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, अपनी नोटबुक पर लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हैं। ये जो 44 टर्म्स हैं ये मुझे देंगे 22 की वैल्यू, क्योंकि दो दो टर्म मिलकर 1 दे रहे हैं। ये जो एक टर्म है ये भाई साहब मिडल वाला टर्म है। मिडल वाला टर्म बोले तो 45 डिग्री वाला, तो 45 डिग्री के साथ उसने क्या दे रखा है, उसने सीकेंट स्क्वायर 45 दे रखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 45 डिग्री वाला टर्म है, किसी के साथ जोड़ा बना रहा है? नहीं सर, नहीं बना रहा है। तो अगर मेरा दिल करता तो मैं इसको इस ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको सीकेंट स्क्वायर 45 रख दिया, मैं इसको टेन स्क्वायर 45 भी रख देता, मैं इसको कोस स्क्वायर 45 भी रख देता। मेरा दिल करता मैं वो रखता, क्या ही दिक्कत है? मेरे को क्यों बनानी है सिमेट्री? ये टर्म किसी के साथ जोड़ा बना ही नहीं रहा। चलो ठीक है, अगर मेरे को सिमेट्री भी बनानी है तो इस टर्म को मैं अगली ब्रैकेट में रख देता, मैं कोट स्क्वायर 45 कर देता। कर सकता था कि नहीं? कर सकता था। इसका किसी के साथ जोड़ा ही नहीं बन रहा, मैं इसको कहीं पर भी रखूं। इसलिए हमें चीज़ें रटनी नहीं है ना, चीज़ें बदली जा सकती हैं। तो सीकेंट स्क्वायर 45 ये क्या है? ये हो जाएगा जी अपना 2, ठीक है। सीकेंट 45 इज √2, तो ये हो जाएगा 2। तो आंसर विल बी 22 और 2 24, ठीक। अब उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप करेंगे। तो जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन है ये वैसा ही है, ये 1 है, ये 89 है, सम 90 बन रहा है। तो मैं इसको कन्वर्ट करके देखूंगा कि भैया 10 को कोट में बदलो तो यहाँ पर 90 में से ये घटाना पड़ेगा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, अच्छा ये 1 दे रहा है, तो ठीक है भाई। स्टार्टिंग और एंड वाला नंबर, सेकंड और सेकंड लास्ट वाला नंबर मिलकर हमें 1 दे रहा है, तो ठीक है। रगड़ते हैं मामले को। तो टोटल कितने टर्म है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 88, 89 माइनस 1 88 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस है 4 का +1। टोटल इतने टर्म होंगे, यानी कि 22 + 1 23 टर्म है। हर 2 टर्म मुझे लाकर 1 दे रही हैं, तो यहाँ पर तो मुझे 11 मिल जाएगा वैल्यू। 22 टर्म जो है मुझे 11 दे देंगे। ये जो एक टर्म है ये बीच वाला टर्म है जिसके साथ 45 है, तो देने को यहाँ पर भी दे दिया, अगले में भी दे सकते थे। तो कोसेक स्क्वायर 45 ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा 2। आंसर विल बी 13, मेरा नहीं 13। नेक्स्ट। तो 1 2 3 ऐसे 89 तक जा रहा है मामला, तो ठीक है, देखते हैं क्या मामला है। ये सीकेंट 89 है, क्यों ना इसको मैं 1 डिग्री में बदलूं। तो 1 डिग्री में बदलूंगा तो सीकेंट का क्या करना पड़ेगा? कोसिकेंट करना पड़ेगा। तो कोसेक 1 डिग्री, सेक का कोस किया तो 90 में से इसको घटाऊंगा। अच्छा, ये कोसेक और साइन जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1। तो फर्स्ट और लास्ट वाले का प्रोडक्ट 1, सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट 1। तो मिडिल टर्म कौन सा है? मिडिल टर्म है भैया 45 डिग्री वाला। तो उस 45 डिग्री वाले के साथ यहाँ पर देखो मैंने साइन दे रखा है, मेरा दिल करे वो दे सकता हूं मैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 45 विल बी 1/√2। तो क्वेश्चन कैसे कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं? कई सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं और कई नए नए तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं, तो हमने चीजें रटनी नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, देखता हूं कितनी देर में करोगे। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये उसने क्यों पूछा है अगर ये मुझे पता लग जाए तो मुझे थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा इसका उत्तर बताने में। ये उसने क्यों पूछा है पता है? मैं सीधा सीधा देख पा रहा हूं कि 22 डिग्री और 68 डिग्री इन दोनों का सम 90 है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पता है किस चीज के बेस पर सोल्व होगा? इस चीज के बेस पर सोल्व होएगा कि इसका और इसका सम 90 है। नहीं तो ये देने का कोई तुक बनता है। मैं ये सिर्फ एक क्वेश्चन के माध्यम से प्रूव नहीं करूंगा, मैं आपको दोनों मेथड बताते हुए चलूंगा। सिर्फ एक क्वेश्चन के माध्यम से प्रूव नहीं करूंगा, मैं कई क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रूव करूंगा, देखना आप। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने दे ही इसलिए रखा है क्योंकि इनका सम 90 है, तभी ये सोल्व हो रहा है उस प्रॉपर्टी को यूज करके, ठीक है। अब मैं इसका फायदा उठाऊंगा। अच्छा, उसने ये क्वेश्चन इस बेस पर दे रखा है कि इनका सम 90 है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी मन मर्जी की वैल्यू ले लूंगा, लेकिन इनका सम मैं 90 रख दूंगा। मैंने क्या किया? अपनी मन मर्जी की वैल्यू ले ली, बट एग्जामिनर की इस प्रॉपर्टी को कि इनका सम 90 है, जिसके बेस पर वो क्वेश्चन को सोल्व करवाना चाह रहा था, करने को मैं इसको कर सकता हूँ, कोट 68 को tan 22 एंड आगे क्वेश्चन को कर सकते हैं, वैसे भी करवाऊंगा आपसे। देखते हैं फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। सारे क्वेश्चन में जिस फायदे को सारे क्वेश्चन में उठा सकते हैं ना, वही मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे सब कुछ पता चलेगा। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना एक बार।
कोट 45 क्या होता है 1, 1 + 1 2, 2 + √2 और आगे 1 + 1 2 - √2, a + b a - b a² - b² 4 - 2 2। आंसर इज ऑप्शन डी। खत्म। ये क्वेश्चन इसी बेस पर दे रखा है कि 20 और 70 इनका सम 90 है, इसी बेस पर सोल्व करवाना चाह रहा है। ये क्वेश्चन इसी बेस पर दे रखा है कि 9 और 81 इनका सम 90 है। तो मैं क्या करूँगा 45 पुट कर दूंगा। क्या सर दूसरे तरीके से नहीं हो सकता है। जस्ट मैं आपको एक वे बता रहा हूँ। अगर आप 100% श्योर हो जाओ कि कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर तो अपना दिमाग चल ही रहा है पक्का कॉम्प्लीमेंट्री वाले पे 9 और 81 90 कॉम्प्लीमेंट्री के बेस पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 45 कर सकते हो आप 30-60 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अपने लिए इजी क्या रहेगा 45 वाला, है ना। ठीक है, तो चलो ये करते हैं। दिस इज तरीका नंबर 1। अब मैं आपको बताऊंगा तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 क्या है, वो भी छोटा तरीका है। इसके और एक्चुअल तरीके के बीच का तरीका है, मतलब अपने कन्वेंशनल तरीके के बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर जो तरीका बेस्ड है उसके बीच का तरीका बताता हूं आपको, दे देख लो। तो अब की बार मैं क्या करूंगा 1+, मैं ऐसा कोई नहीं करूंगा कि भैया आपको ये डर लगे कि सर कहीं अगर उसने कॉम्प्लीमेंट्री के बेस पर नहीं दे रखा, वैसे साफ दिख रहा है 22 और 68 90 22 और 68 90, पर ठीक है आप डर गए, कोई दिक्कत नहीं। तो सीकेंट 22, तो सबसे पहला उसूल है कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस को सोल्व करने का कि सबको एटलीस्ट एक वैल्यू में तो ले आओ। ये 68 है 22 है, तो सबको 22 में कन्वर्ट कर लो या 68 में कन्वर्ट कर लो। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा tan 22। ओके, आगे मैं लिखूंगा 1 - cosec 22 प्लस cot 22 tan 68 का। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, समझने की कोशिश करिएगा। सब जगह 22 डिग्री है। हाँ जी सर, सब जगह 22 डिग्री है। आपको sec 22 की वैल्यू याद है? नहीं याद है तो आप sec 22 की वैल्यू तो पुट नहीं करने वाले, tan 22 की वैल्यू तो पुट करने वाले हो नहीं। तो इसका मतलब चीजें कटेंगी, क्योंकि वैल्यू तो आप पुट नहीं करोगे इनकी, ये तो श्योर हो। एंड में ऐसा तो कुछ बचेगा नहीं कि tan 22 बच जाए और आपको उसकी वैल्यू याद है, उसकी वैल्यू तो आपको याद है नहीं, एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये क्वेश्चन इस एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर इस एंगल पर डिपेंड कर रहा होता, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे होता 1 + tan 30 सीकेंट 45, तो मैं क्या बोलता कि भैया वैल्यूज पुट करो चुपचाप, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है तुम ये वैल्यूज याद करके आए हो। सीकेंट 22 के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता कि आप 22 डिग्री की वैल्यू याद करके आए हो, चीजें कट रही होंगी। तो क्यों ना मैं इस 22 को रिप्लेस कर दूं, किसी भी चीज से रिप्लेस कर दो जिसकी आपको वैल्यू याद है, उत्तर वही आएगा। किसी भी एंगल से 90 180 किसी से भी कर दो, हालांकि हम 90 180 क्यों करें, पागल थोड़ी हैं, 45 ही करेंगे वैसे तो। किसी भी एंगल से रिप्लेस कर दो, हर जगह उत्तर वही आएगा। जो मैं बोल रहा हूं उसे रटना नहीं, उसे समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कि इस वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता उत्तर। अब है वी हैव तरीका नंबर 3। तरीका नंबर 3 क्या है, मैं इसी को अब मैं सोल्व करूंगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे और क्या ही करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं जी। ये भी आना तो हमें चाहिए ना। तो सीकेंट इज 1/cos। अब मैं cos 22 नहीं लिखूंगा, बाय डिफॉल्ट आप 22 ही मान लो कि 22 ही है। आगे tan क्या है, sin/cos, वहां पर क्या है 1 - 1/sin प्लस cos/sin। ठीक है, ओके जी। तो अब करें इसको सोल्व। इस इक्वल टू ये हो जाएगा sin प्लस cos प्लस 1/cos, नीचे cos है, cos प्लस sin प्लस 1, मैंने थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दिया। ठीक है, इनटू sin प्लस cos माइनस 1/sin, एलसीएम ले लिया मैंने sin। ठीक है, थोड़े से अच्छे तरीके से लिख दिया बस। अब इसको मैंने मान लिया है भैया a, और इसको मैंने मान लिया है b, a प्लस बी a माइनस बी। अच्छा, तो a प्लस बी a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे है sin इंटू कोस, तो हो जाएगा a² माइनस b²। तो a² क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 sin कोस, और b² हो जाएगा -1। तो ये दोनों बनेंगे 1, 1 से 1 कट गया, साइन कोस से साइन कोस गया 2, आंसर इज 2। तो क्लियर, समझ में आ गई बात। तो मैं क्या चाहूँगा, आप मेरी इस बात को समझ लें, आप क्वेश्चन को पहचान लें कि ये किस चीज़ के बेस पर गिवन है। 22 और 68 का सम 90 है, वो ये चाह रहा है कि इस कोट को आप tan 22 करें और क्वेश्चन सोल्व करें। इन सारे एंगल को आप सेम बना लें, 22 ऐसे बना लें, तो उसके लिए कोट की जगह tan आ जाए। कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ को यूज़ करवाना चाह रहा है,
तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, हम हर एक जगह 45-45 कर देंगे। हाँ, उसके लिए पहचानना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को पहचान पाए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 20 और 70 क्या है 90, 20 और 70 क्या है 90, वही करवाना चाह रहा है तो मैं क्या करूँगा, हर जगह थीटा पुट कर दूंगा, थीटा 45 पुट कर दूंगा। इसको आप हर इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये दो तरीके नहीं बताऊंगा। तो 1 प्लस सीकेंट 45 कोट 45, तो 1 + 1 2 प्लस √2, आगे 2 माइनस √2, आंसर इज 2, खत्म, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको पहले तो उस तरीके से करें, हमें पता लग गया कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला सिस्टम यूज किया, तो मैं हर जगह 45 यूज कर दूं, cos 45 1/√2 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 यानी कि √2, ठीक है, गुणा में सीकेंट 45 √2 कोसिकेंट 45 √2 2√2, ओके जनाब। आगे ये क्या हो जाएगा भैया, 45 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो गया √2, तो √2 से √2 गया 1 + 1 2, 2 से 2 कट गया तो उत्तर आ गया 2, दैट इज ऑप्शन सी, खत्म। अब दूसरे तरीके से करते हैं, देखो अभी साइन 81 को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा cos 9, साइन को मैं cos में बदलूंगा तो एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा, तो cos 9 + cos 9 2 cos 9। तो क्वेश्चन को हम सोल्व तो उसी बेसिस पे कर रहे हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 81 को 9 में कन्वर्ट करूंगा तो साइन की जगह cos रखूंगा, क्वेश्चन बनाया ही उस बेस के ऊपर है। तो अगर पूरे का पूरा क्वेश्चन उसी बेस के ऊपर बनाया हुआ है, देखो 56 और 34 का सम 90 है, 65 और 25 का सम 90 है, ठीक है। तो यहां पर मैं फिर से क्या कर दूंगा, सीकेंट 9, तो ये हो जाएगा 2 सीकेंट 9, ठीक है जी। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको 56 में बदल लूंगा या इसको 34 में बदल लूंगा, तो इसको 56 में बदलूंगा तो ये बनेगा कोसेक 56। भैया एंगल को 90 में से घटाओगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना पड़ेगा, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 + 1, नीचे आ गया है मेरे भाई 2, ऊपर कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 2 × 2 4/2, आंसर इज 2, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऐसे करने के लिए एक चीज पहचाननी जरूरी कि अच्छा इसी चीज के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया है क्या, और हालांकि यहां पर तो मेरे ख्याल क्वेश्चन चीख के कह ही रहा है। अब हमें एक बात पता है कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, तो एंगल्स के सम का हाफ 90 होता है, या फिर एंगल्स के हाफ कर दूं उनका सम जो है 90 होता है। तो बिकॉज एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है जब एंगल्स का सम 90 है उसके ऊपर बेस्ड, तो वो इस चीज को भी यूज कर सकता है, ट्रायंगल के एंगल दे देगा, ABC ट्रायंगल के एंगल हैं और उनके हाफ को यूज करेगा, तो वही चीज तो हो गई, वही चीज हो गई। तो अब आप देखो, बोल रहा है कौन सी रिलेशन जो है वो असत्य है, फॉल्स है। देखो यहां पर साइन है, यहां पर कोस है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर्स हैं, और इन दोनों का सम 90 है, देखो है कि नहीं, इन दोनों का सम 90, a + b/2, तो ये हो गया a/2 b/2 और c/2, तो a/2 b/2 और c/2 इनका सम तो 90 है ही, तो इसका और इसका सम 90 है, तो बिल्कुल ठीक है। कोस और साइन और यहां पर सम 90 है कि नहीं, हाँ जी सर 90 है, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है चीज। tan के साथ सीकेंट है तो tan के साथ सीकेंट का जोड़ा नहीं बनता, मैं अगली चेक करता हूं ये ठीक है कि नहीं, कोट और tan, हाँ जी ठीक है बिल्कुल, कोट और tan वैसे फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री वाले, और b/2 a/2 c/2 इन तीनों का सम जो है 90 होएगा, ये भी ठीक है, ये असत्य है, यानी कि उत्तर ये है, ऐसे असत्य पूछ रहा था ना वो, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, फॉर ट्रायंगल ABC फाइंड cos स्क्वायर a/2 प्लस, हालांकि मैं यहां पर ये भी कर सकता था कि ट्रायंगल के एंगल्स ले लूं, बट ऐसे भी हम मेंटली कर सकते हैं, इसलिए ऐसे बता रहा हूं। ये देखो फॉर ट्रायंगल ABC, तो एग्जैक्टली वही मामला है भैया, अगर ट्रायंगल ABC है तो इनके एंगल्स का सम जो है दैट इज 180, तो a/2 + b/2 वो क्या करेगा, यहाँ पर अपने पास ये 3 एंगल बने हैं, इनमें से 2 को एक तरफ रखेगा, एक को एक तरफ रखेगा, ताकि दोनों एंगल का सम 90 हो जाए। देखते हैं, तो कोस के साथ यहाँ पर a/2 रखा है, तो कहीं पर b और c/2 भी होएगा, तो ये देखो ये, तो मैंने आपको क्या बताया है कि भैया cos स्क्वायर 5 हो और cos स्क्वायर 85 हो, इनका सम 90 बन रहा हो,
तो आप इज इक्वल टू 1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोस स्क्वायर 85 बन जाएगा साइन स्क्वायर 5, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, तो कोस स्क्वायर समथिंग इसका और इसका दोनों एंगल का सम 90 है। हाँ जी सर 90 है, तो इनका जोड़ा आपको 1 ला कर देगा। एग्जैक्टली सेम कहानी है यहाँ पर कोस स्क्वायर b/2 है, तो b के अलावा c और a भी मिलेंगे आपको एक जगह पर। ये जोड़ा हमें ला कर देगा 1। ये a और b है तो एक जगह c मिलेगा। ठीक है, तो ये जोड़ा हमें ला कर देगा 1। उत्तर विल भी 3। मेंटली कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन है, तो कर ही सकते हैं इसको, करते हैं। देखो HW में दे देता हूं क्योंकि इजी है। करो इसको, फिर बाद में मैं तो ऑफ कोर्स टेक्स्ट सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, तो यहां पर जो इसने क्वेश्चन दिया है कोसेक 67 प्लस थीटा और यहां पर है सीकेंट 23 माइनस थीटा। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का सम क्या है? इन दोनों का सम है भैया 90, प्लस थीटा है माइनस थीटा है। 67 23 इन दोनों का सम 90 है। तो करने को हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, पहले लेंदी मेथड बता रहा हूं। इस सीकेंट को मैं ऐसे लिखूं, कोसिकेंट, सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है? कोसिकेंट, और एंगल को 90 में से घटाऊं, मैं घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोसिकेंट 67 प्लस थीटा। तो कोसिकेंट 67 प्लस थीटा माइनस में कोसिकेंट 67 प्लस थीटा दोनों कट जाएंगे, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। देखो यहां पर कहीं थीटा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा सर, सिर्फ यहां पर थीटा है। आप थीटा की वैल्यू 0 रख दो ना भाई, थीटा के ऊपर आंसर डिपेंड नहीं कर रहा। उत्तर में भी थीटा नहीं है कहीं पर भी, तो मान लो मैं थीटा की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूं। मैंने थीटा की वैल्यू यहां पर 0 रख दी, अगर और कहीं पर भी थीटा आएगा तो मैं वहां पर भी 0 रख दूंगा। तो अगर थीटा की वैल्यू मैंने 0 रख दी तो ये हो गया सीकेंट 67, ये हो गया कोसिकेंट 67, ये हो गया सीकेंट 23। तो सीकेंट 23 को अगर मैं कोसिकेंट में बदलूंगा तो कोसिकेंट 67, तो कोसिकेंट 67 माइनस कोसिकेंट 67, खत्म, 0। या फिर आपको पता चल गया कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 है, तो क्वेश्चन किस चीज के बेस पर सोल्व होगा कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो क्यों ना 45 ले लें, भूल ही जाएं उसने क्या दिया है यहाँ पर, 45 ही ले लें। कोसिकेंट 45 √2, सीकेंट 45 √2 माइनस √2, खत्म। तो एक तो क्वेश्चन का ये वाला पार्ट हो गया जो कि 0 हो गया, मैंने 3 तरीके से आपको बता दिया। अब अगले पार्ट को देखते हैं। यह है 15, यह है 75, इन दोनों का सम 90 है। सीकेंट 75 क्या बनेगा भैया? सॉरी सीकेंट नहीं है, कोसिकेंट है। कोसिकेंट 75 क्या बनेगा? यह बन जाएगा सीकेंट 15। इसको सीकेंट बनाऊंगा तो एंगल को 90 में से घटाऊंगा। सीकेंट 15 एंड कोस 15, इनका प्रोडक्ट क्या है? 1। कई बच्चे रटने की कोशिश करते हैं कि कोस के साथ कोसिकेंट आएगा, सम 90 होगा। वो प्लीज मत रटना, बर्डन बनाओगे अपने ऊपर फालतू का। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट 1, सिमिलरली इनका प्रोडक्ट 1, 35 और 55, 90 समय। सिर्फ अपने पास ये बच गया कोस 60 क्या है? कोस 60 विल बी 1/2, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट ये बताओ, एग्जैक्टली सेम तरह का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका और इसका सम कितना बन रहा है भाई? 90 बन रहा है, तो क्यों ना मन ही मन में 45 ले लें, है ना। तो साइन 45 और कोस 45 दोनों बराबर हैं, तो सेम चीज माइनस सेम चीज 0। आगे देखते हैं, इन दोनों का सम भी 90 है। तो अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि हर जगह 45 ले लो, ले सकते हो, बट अगर मुझे ये वाला सिस्टम दिख रहा है, ये वाला सिस्टम मान लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस पर सोल्व हो रहा हो, और बाकी सिस्टम नॉर्मल अपनी बेसिक आइडेंटिटी से सोल्व हो रहा हो, तो सिर्फ यहां पर हम अलग से सिर्फ इस सिस्टम को सोल्व मैं कर रहा हूं 45 लेकर, इसकी क्या वैल्यू है बस। बाकी सिस्टम को हो सकता है मैं अलग तरीके से सोल्व कर दूं, बाकी इक्वेशन में जो हिस्सा प्रेजेंट है। ठीक, हाँ ये खुद में भाई कॉम्प्लीमेंट्री वाले के ऊपर बेस्ड है 70 और 20 90, तो यहां पर भी मैंने 45 में ले सकता हूं। और अगर आप चाहो तो कोसेक की जगह क्या कर सकते हो? कोसेक की जगह आप कर सकते हो सीकेंट स्क्वायर 70, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। वैसे तो सीकेंट बड़ा भाई है, तो सीकेंट में से 10 घटाने पर एक आता है, तो 10 में से सीकेंट घटाए तो -1, तो यहाँ पर तो आएगा 0, आगे आएगा -1। वैसे भी करके देख सकते थे, 45 रखोगे तो tan स्क्वायर 45 1, कोसिकेंट स्क्वायर 45 2, 1 - 2 -1,
अब नीचे देखें तो कैसे भी कर लो इन क्वेश्चन को, बेसिकली मैंने अपना पॉइंट रख दिया है ना, अब मैं किसी भी एक मेथड से करूं तो भैया इसको मैं बदल दूंगा कोस को साइन। अच्छा कोस को हम कैसे बदलेंगे, अगर बदलेंगे तो साइन 25 में बदला जाएगा, ठीक है। तो साइन 25 साइन स्क्वायर 25, यहाँ पर साइन 65 को मैं कोस 25 में बदलूंगा, कोस 25 इंटू कोस 25 कोस 25 कोस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या फिर मुझे पता है इसका सम कितना है 90 आ रहा है, तो 45 45 करके भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उत्तर इस ऑप्शन पे। नेक्स्ट मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन अपने एग्जाम में, आपको बार बार दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखो एक तो ये 57 है और एक ये 33 है, इनका सम है ना 90, हाँ जी सर। और एक ये 37 है और एक ये 53 है, इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है 90। ओके, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही छोटे तरीके से भी करवा सकता हूँ रट के, लेकिन मैं वैसे नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन के कई रूप बन सकते हैं, तो डिटेल में करेंगे। तो सुनो ध्यान से, 57 और 33 इन दोनों का सम 90 है, तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे भी करके ये वो क्वेश्चन पूछ ले, आप हमेशा उत्तर तक पहुँच जाएंगे। कि 57 और 33 ये दोनों भाई हैं, इन दोनों का सम 90 है, तो किसी भी एक एंगल में बदल लो, या तो इन दोनों जगह मुझे 33 चाहिए या दोनों जगह 57 चाहिए, कहीं किसी में ही बदल दो, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। इन दोनों की जगह या तो मुझे 37 चाहिए या 53 चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, या तो हम इनको साइन कोस में बदल सकते हैं, या तो सबको tan में बदल लो या सबको कोट में बदल लो, ताकि हमारे लिए सोल्व करना आसान हो जाए। करके देखो, दो रूल बताए हैं। एक तो ये दो एंगल जो भाई भाई हैं, ये नहीं है कि आधी चीज़ें 57 में पड़ी आधी 33 में, नहीं, मेरे को सब एक में चाहिए, 57 या 33 में, किसी में बदल लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आप खुद करके देख लेना। और सबको tan या कोट किसी एक में करेंगे, ताकि चीज़ें काटनी हो तो कट जाएं आसानी से, हमें दिख जाएं, बस इसलिए, ठीक है। चलो जी, तो मैं ऊपर tan 57 है तो 57 में ही कर रहा हूँ, tan 57, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट 57। भैया 33 है, tan 57 बनाने के लिए इसको कोट बनाना पड़ेगा, और ऊपर है कोट 37, तो मैं बदल रहा हूँ भैया चीज़ें tan में, ठीक है। तो इसको अगर मैं tan में बदलूंगा तो इट विल बी tan, अगर कोट को मैं tan में बदलूंगा तो एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा, इट विल बी tan 53। तो मैंने दो चीज़ें डिसाइड करी हैं, एक तो सबको मैं tan में लिख दूंगा, मैं कोट में भी लिख सकता था, ये मत सोचना उससे आंसर नहीं आएगा, हर एक तरीके से आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं tan में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कोट को tan में कन्वर्ट करूंगा तो 90 में से इसको घटाना पड़ेगा, tan 53। तो नीचे कोट है, इसको भी मैं tan में करूंगा वक्त आने पर, रुको एक बार। अब मैं 53 में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना इन वालों को, तो इसको मैंने कोट 53 ही रहने दिया, ठीक है। अब नीचे वाले को सोल्व करते हैं। इस चीज़ को आप एक बार में सोल्व कर लो या 2 बार में सोल्व कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, हम मेंटली भी कर सकते हैं। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1/tan 57 प्लस 1/tan 53। ओके, तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा tan 53 प्लस tan 57 डिवाइडेड बाई tan 57 इंटू tan 53, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये जो है ये इससे कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में समथिंग बटे समथिंग ये ऊपर जाता है, तो ये तो भाई साहब कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो अपना उत्तर हो जाएगा tan 57 इंटू tan 53। ढूंढो जरा ऑप्शन में tan 57 tan 53 है, कहीं पर नहीं है, यहाँ पर एक जगह tan है एक जगह कोट है। तो ये जो उत्तर है ना, ये टोटल 4 तरीकों में दिया जा सकता है, 4 तरीकों में। कैसे, अब मेरी बात को सुनो, एंगल 57 है, तो 57 की जगह मैं 33 भी कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ जी सर मैं कर सकता हूँ। भैया इस 57 की जगह मैं 33 भी कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, tan की जगह मैं कोट कर दूंगा, ठीक है। और इस 53 की जगह मैं 37 भी कर सकता हूँ, मैं tan की जगह कोट कर दूंगा। तो इस एक चीज़ को मैं 2 रूप में लिख सकता हूँ, इस एक चीज़ को मैं 2 रूप में लिख सकता हूँ, तो 2 × 2 4 तरीके हो जाते हैं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे कौन सा दे रखा है, या तो tan 57 होगा या कोट 33 होगा, इन दोनों में से एक प्रेजेंट होगा, और tan 53 और कोट 37 में से एक प्रेजेंट होगा, चाहे ये और ये दे दे, 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 कुछ भी दे दे, इन दोनों में से एक मिलेगा, इन दोनों में से एक मिलेगा, और ऐसे वो बार बार देता है ये क्वेश्चन। तो क्या मैं इसको रट के आ जाऊं कि कौन सा दे रखा और आपके सामने करा दूं, नहीं, इसके 4 ऑप्शन बनते हैं,
वो इसके उत्तर को मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ, इसके 4 उत्तर बनते हैं कि कौन सा ठीक नहीं है, 3 ठीक वाले उत्तर दे दूंगा और चौथा बिना ठीक वाला दे दूंगा। ठीक है, तो देखो 1053 और कोड 33 में 1057, तो यहाँ पर 1057 है, नहीं है, कहाँ है 1057? 1057 और कोड 33 में से एक तो होना चाहिए था, नहीं है, तो नीचे वाले को चेक कर रहा हूँ, 1033 नहीं, गलत है भैया, अगर 33 है तो कोट होना चाहिए था। आगे देखते हैं, 1053 है और कोड 37 है, ये यही दोनों दे दिए भाई, इन दोनों में से एक देना था। अब अगला 1057 दे दिया और कोड 37, ये दोनों दे दिए, दिस इज द आंसर। ठीक, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो बार बार देखो, खुद सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। ठीक, आपको खुद भी दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट ये बताओ, CHSL का क्वेश्चन है, पिछला अपना क्वेश्चन था ये CGL Tier 2 का था, ये CHSL का है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज सूट्स फॉर A टू मेक दिस इक्वेशन ट्रू। ठीक है, A की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर A की वैल्यू पूछ रहा है तो हर एक चीज़ को उधर भेज दूँ, तो A इज इक्वल टू इन सारी चीज़ों को उधर भेज रहा हूँ, मुझे A की वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ऊपर जाकर ये हो जाएगा cosec 62 tan 11 और वो चीज़ें नीचे जाकर हो जाएंगी tan 62। अब लास्ट क्वेश्चन में जो मैं आपको समझा रहा था ना, उसकी इंपॉर्टेंस अब आपको समझ में आएगी और ज़्यादा, ये मामला क्या चल रहा है। चलो जी, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कहीं पर 90 सब मिले तो बताओ। 62 एंड 28 90 होता है, तो इस 62 को इसको मैं बदल सकता हूँ secant 28, तो secant 28 से secant 28 कट गया, कुछ और कट सकता है? 62 एंड 38 तो 90 होता नहीं, 100 होता है, तो और कुछ तो नहीं कर सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, इस tan 11 को मैं यहीं के यहीं कोट 79 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। या फिर मैं इस tan 11 को नीचे ले जाकर कोट 11 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको नीचे ले जाके tan 79 लिख दूंगा। तो इसको भाई साहब मैं 4 रूप में लिख सकता हूँ, इसको 4 रूप में लिख सकता हूँ, इसको 4 रूप में लिख सकता हूँ। तो आपको आप रट सकते हो कि कौन सा उत्तर दिया होगा, नहीं रट सकते तो ध्यान से देखेंगे। देखो अब यहाँ पर tan 38, तो देखो ये कोट 38 है, कोट 38 ऊपर जाकर tan 38 बन सकता है, बन सकता है, ये वाला पोर्शन तो ठीक है उत्तर का। tan 79, तो नीचे tan 79 आ सकता है क्या? tan 11 है, ऊपर नीचे अगर आएगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा कोट 79। रुको एक बार, tan नीचे आएगा तो हाँ देखो, ऊपर tan 11 है तो नीचे tan 79 नहीं, रुको यार एक बार, नीचे tan 79 आ सकता है, देखता हूँ मैं एक बार। tan 11 है तो नीचे आके कोट 11 होएगा, हाँ तो बन सकता है, बन सकता है, नीचे आकर कोट 11 होएगा, तो कोट 11 को मैं लिख सकता हूँ tan 79। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से, एक और पॉइंट मेरे ध्यान में आया, अगर इसको मैं ऊपर से नीचे उतारूँ या नीचे से ऊपर लेकर जाऊँ तो मुझे एक चेंज करना पड़ेगा, या तो एंगल को 90 में से घटा दूँ या tan की जगह कोट कर दूँ। tan की जगह कोट करके कोट 11 भी कर सकता हूँ, या tan की जगह tan रख लूँ, 90 में से इसको घटा दूँ, tan 79 कर सकता हूँ। तो हमने बस ये देखना है, ये भी वैलिड हो सकता है, ये भी वैलिड हो सकता है। tan 28 नीचे tan 28 हो सकता है, tan 28 नहीं हो सकता भैया, tan 62 है। अगर इसको 28 बनाना तो इसको कोट बनाना पड़ेगा, tan 28 नहीं हो सकता नीचे के नीचे। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो tan 28 हो सकता है। मैं फिर से एक बार डिटेल से बताना चाहूँगा, कई बच्चे कन्फ्यूज ना हो गए हों, एक बार फ्लो टूट गया था ना। देखो फिर से पहले ऑप्शन को देखते हैं। ये जो tan 11 है, इसको मैं ऊपर के ऊपर tan 11 रख सकता हूँ, हाँ जी सर रख सकते हैं, या फिर यहीं के यहीं मैं इसको कोट 11 कर दूँ। tan का रेसिप्रोकल कोट होता है, आप बोलोगे जी हाँ, सॉरी यार मैं खुद ही आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। एक बार फिर से ये tan 11 है, इसको यहीं के यहीं आपको tan 11 मिल सकता है ऑप्शन में, जी हाँ मिल सकता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर इसको मैं यहीं के यहीं लिखना चाह रहा हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, tan की जगह कोट कर दूं और 11 की जगह 79 कर दूं, कोट 79 लिख सकता हूं, हाँ जी सर लिख सकता हूं। अगर मुझे इसको यहीं के यहीं रखना है तो दोनों चीजें बदलनी पड़ेंगी। tan की जगह आपने कोट किया है, इसे खाम का तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि tan 30 इक्वल टू कोट 30, क्यों करेंगे भैया? tan 30 और कोट 30 अलग है। अगर tan की जगह मैंने कोट किया है तो tan की जगह कोट किया है तो एंगल को भी 90 में से घटाना पड़ेगा, इज इक्वल टू कोट 60। तो
tan 11 को यहीं के यहीं आप cot 79 लिख सकते हो। tan को नीचे भेजना है तो आप क्या करो, या तो tan को बदल दो, इसको cot 11 कर दो, tan 11 का रेसिप्रोकल cot 11 होता है, नीचे भेजोगे तो cot 11 कर दो, या तो फंक्शन को बदल दो अगर नीचे भेज रहे हो, या एंगल को बदल दो। tan 79 हो सकता है ये नीचे आकर, इन दोनों में से एक चीज को बदल दो। अगर यहीं पर रखना है तो दोनों चीजों को बदलना पड़ेगा। समझ गए? अब मैंने क्लियर कट बता दिया है, ठीक है, जो मेरे दिमाग में थी बातें। टीचिंग स्किल क्या होती है पता है? जो हमारे दिमाग में है उसको हम कितना हूबहू दूसरों को बता सकते हैं, तो उसकी लगातार प्रैक्टिस चलती रहती है। जिस तरीके से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ बस उनका एक ही रूप होता है। मैं दिमाग में वैसे सोच रहा होता हूँ, एग्जैक्टली वैसे बताने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने एग्जैक्टली आपको बता दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब ध्यान से सुनो, क्या ये उत्तर होगा कि नहीं। और ये मैं एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, इसको सोल्व करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। एक्सप्लेन करने में टाइम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि कई रूप में आ सकता है उत्तर, आप बिना वजह फंस जाओगे अगर मैंने कम टाइम लिया तो। tan 38, ऊपर tan 38 आ सकता है। देखो cot 38 को अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो tan 38 मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर मैं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लाऊंगा तो एंगल या फंक्शन में से एक बदल कर मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है। tan 79 नीचे आ सकता है, जी हाँ आ सकता है। देखो tan 79, tan 28 नीचे, tan 28 तो नहीं आ सकता भैया, cot 28 हो सकता है, गलत हो गया। अगला B tan 28, ये ऊपर जाकर tan 28 हो सकता है, tan 79 नहीं है, tan 79 नहीं होगा। अगर सेम जगह रहना है तो दोनों चीज़ों को पलटना पड़ेगा, नहीं हो सकता ये, ठीक है। अगला tan 28, हाँ ऊपर जाकर tan 28 हो सकता है, या tan 38 हो सकता है, ऊपर जाकर tan 38 भी हो सकता है, नीचे आकर tan 79 भी हो सकता है। ये ठीक है, ऑप्शन सी वो गलत है, डी ठीक। क्लियर है? अब ये देखो भाई, तो इसने मुझे बताया है कि sin 17 = x/y, ये 17 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 73। तो sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया y² - x²। अब वो एग्जामिनर आपको इस तरह के क्वेश्चन देता है तो आप इसको करने के कई तरीके हैं। आप एग्जैक्टली यहीं पर वैल्यूज पुट कर दो, ये रेशियोज पुट कर दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। या इन फंक्शंस को, मतलब sin 73 को आप बदल लो cos 17, 1/cos 17 - cos 17, सोल्व करने के बाद वैल्यू रख दो। अब कैसे भी रख दो, फर्क ही नहीं पड़ता, मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ। secant 17, तो secant 17 इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखना है। अब इसके रिस्पेक्ट में बेस और हाइपोटेन्यूज देखना है, तो इस हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के सामने होएगा, तो secant होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इस एंगल का बेस होएगा ये x, माइनस sin 73 p/h, sin, अरे यार गड़बड़ कर दी मैंने जोश में, ये 17 है तो मेरे को ये लेना चाहिए था, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस माइनस sin 73 इस एंगल के, तो इस एंगल का परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाला, यानी कि √y² - x² डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y। तो कर दें अब काम, ये इसका रेसिप्रोकल निकला, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इस तरफ आएगा y², ठीक है, ये इस तरफ जाएगा तो क्या होएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और माइनस है तो साइन बदलेंगे, -y² + x² डिवाइडेड बाई y इंटू √y² - x²। इससे ये कट गया, x² बटे में y, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है? तो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। कितनी क्लैरिटी हुई इस टाइप के क्वेश्चंस की, जब एक बार फिर से रिपीट करोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और कई बच्चों को अरिथमेटिक में ये है कि भैया अरिथमेटिक में फंस रहे हैं, एक बार मैं अरिथमेटिक स्टार्ट करूँगा एडवांस से, थोड़ा सा जल्दी ही उसको कवर करूँगा, तो उसको भी मैं ऐसे ही क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इससे कहीं ज़्यादा बल्कि मैं क्लियर करूँगा। तो दैट्स ऑल। इस क्लास का जो फीडबैक है टेलीग्राम ग्रुप में डेफिनेटली देना भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, बाय बाय, टेक केयर।